नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट विल्फ्रेड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी ऑफ साइंस। इस प्रकरण का उद्देश्य है शिक्षा शास्त्र के बारे में एक आधारभूत समझ विकसित करना और विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक की कार्यनीति से अवगत कराना। शिक्षा शास्त्र के तहत शिक्षण कार्य की विधियों व कार्यनीतियों का अध्ययन किया जाता है। अगर थोड़ा विस्तार से कहें तो शिक्षा शास्त्र में अध्यापन शैली और कार्य योजना का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया चलती है। कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सहजकर्ता की होती है। प्रत्येक शिक्षक की यह इच्छा होती है कि उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण हो और कक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो। इसके लिए शिक्षक को कई बातों को जानकर उन्हें व्यवहार में लाना पड़ता है, जैसे पाठ्य वस्तु का आरंभ कहाँ से किया जाए, किस प्रकार किया जाए, विद्यार्थी इसमें रुचि कैसे लेते रहें, अर्जित ज्ञान को बालकों के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए आदि। विज्ञान की कक्षा में पढ़ाते समय सीखने वालों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक की कार्यनीति यह होनी चाहिए कि पाठ या अवधारणा को शुरू करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखें। पहला बिंदु है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसे दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का अंदाज लगाकर इस ज्ञान को आधार बनाकर उससे आगे की ओर ले जाना। दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाना। उदाहरण के लिए, हमारे आसपास फैली जैव विविधता की ओर ध्यान आकर्षण के बाद जैव विविधता में जैव विकास की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करना। दूसरा बिंदु है सरल से जटिल की ओर। किसी पाठ या अवधारणा के ताने बाने में सरलतम हिस्सों को पहले लेकर फिर अवधारणा के कठिन हिस्सों पर चर्चा करना। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा में मृदु जल कठोर जल का अध्याय पढ़ाना हो तो इसके लिए विद्यार्थी अपने साथ पानी का नमूना लेकर आए। लाए गए पानी के विभिन्न नमूनों के साथ साबुन कितना झाग देता है इसका अवलोकन करके फिर पानी की कठोरता पर चर्चा, उसके कारण व निवारण के मुद्दों पर आना चाहिए। तीसरा बिंदु है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पाठ या अवधारणा के स्थूल स्वरूप को पहले लेकर फिर अवधारणा को सूक्ष्म स्वरूप पर लेकर जाना। उदाहरण के लिए, हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास मौजूद वनस्पतियों में क्या सभी वनस्पतियां बीजों के अंकुरण से पैदा होती हैं? आम, चावल, केला, इमली, गुलाब, गेहूं आदि में कौन बीजों के अंकुरण से पनपते हैं? इन उदाहरणों को आगे ले जाकर लैंगिक यानी सेक्सुअल व अलैंगिक यानी एसेक्सुअल प्रजनन से जोड़कर देखना। चौथा बिंदु है अनुभव से तर्क की ओर। किसी पाठ या अवधारणा के संबंध में विद्यार्थियों को अनुभव के मौके देने के बाद तर्क गढ़ने की दिशा में बढ़ना। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करके देख सकते हैं। ताजे गोबर के दो नमूने लीजिए, एक पर मक्खी को बैठने दें और दूसरे को पॉलीथीन से लपेट कर रखिए। पॉलीथीन में सुई से कुछ छेद बना दीजिए ताकि हवा गोबर तक पहुंच सके। गोबर के जिस नमूने पर मक्खी ने अंडे दिए हैं उनमें हैंड लेंस की मदद से अंडे, लार्वा, शंखी और मक्खी बनने की विविध अवस्थाओं को देखिए। गोबर के जिस नमूने को पॉलीथीन में लपेट कर रखा है उसे भी देखिए, क्या उसमें भी मक्खी के अंडे, लार्वा आदि दिखाई दे रहे हैं?
अब तर्क के आधार पर कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या मक्खी गोबर से पैदा हो सकती है? अक्सर देखा गया है कि पशुओं के शरीर पर हुए घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये घाव में अपने आप पैदा हो जाते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? इस तरह से हम अनुभव से तर्क की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा 5वां बिंदु है पूर्ण से अंश की ओर। कई बार टुकड़ों में बटी अवधारणा अपने आप में जटिल हो सकती है, इसलिए अंशों को अलग अलग समझने से पहले अवधारणा के विशाल कलेवर को समझना फायदेमंद होता है। कहा भी गया है कि संपूर्ण अंशों के योग से ज्यादा होता है। इसे इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि मानव शरीर का एक पूर्ण इकाई के रूप में परिचय देने के बाद शरीर के आंतरिक अंगों पर बात की जाए। हमारा आखिरी बिंदु है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसके तहत प्रयोग संबंधी अवलोकनों या तथ्यों का विश्लेषण करके संश्लेषण किया जाता है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि द्रव के दाब को समझने के लिए विविध प्रयोग करने के बाद जो अवलोकन मिले उससे यह विश्लेषण करने में मदद मिलती है कि द्रव का दाब, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव का घनत्व विशेष भूमिका निभाता है। इन तथ्यों का संश्लेषण करते हुए हम कह सकते हैं कि द्रव का दाब बराबर द्रव स्तंभ की ऊंचाई इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इस तरह से हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब इस प्रकरण से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।